चलिए, अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम्स देखे हैं वो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड देखे। इसके पहले हमने एक टाइप पढ़ा था दैट इज डाइट प्रॉब्लम्स। तो डाइट बेस्ड हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे। सेकंड टाइप हमने लिया था मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स। तो मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ डिस्कस करे। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज इरीगेशन टाइप। अब इरीगेशन टाइप में क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इरीगेशन में आएंगे। जैसे हम बोल देंगे कि फार्मर ने इतना % नाइट्रिक एसिड डाला, इतना नाइट्रोजन डाला, इतना फॉस्फोरिक एसिड उसके खेत में डाला, तो बताइए उसकी क्रॉप में कितना प्रॉफिट होगा, क्या उसकी क्रॉप और अच्छी होगी, या उसमें ऐसा क्या वो कितने पेस्टिसाइड्स डाले कि क्रॉप का परसेंटेज इंक्रीज हो जाए या प्रोडक्शन बढ़ जाए जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। या हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जितनी दवाइयाँ डली है उसकी इतनी कॉस्ट है, तो वो ऐसे कितनी मिनिमम कम से कम दवाई डाले कि उसका जो कॉस्ट है, पूरा ओवरऑल कॉस्टिंग है, वो उस क्रॉप के लिए कम हो जाए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो हमारे आते हैं इरिगेशन प्रॉब्लम्स के अंदर। इसमें हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फार्मर्स की बेस पे, किसी भी चीज में जब पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड सॉर्ट ऑफ जब इस टाइप की चीजें आती है तब हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन देते हैं उसको हम कौन से टाइप में रख देते हैं, इरिगेशन टाइप में। ठीक है, अब आज हमसे अभी हम लोग नया स्टार्ट करें दैट इज इरिगेशन टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो क्वेश्चन है अपना, a gardener has a supply of fertilizer of type 1 which consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid, and of the type 2 which consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. इससे हमें क्या पता लग रहा है कि गार्डनर है, उसे दो टाइप के फर्टिलाइजर्स लेना है और दो टाइप की क्रॉप है उसके पास, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में जो है 10% उसके पास नाइट्रोजन है एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड है, और टाइप 2 में विच कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन ही फाइंड दैट ही नीड्स एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब जब उसने अपनी उसकी पूरा देखा अपनी सॉइल को, तब उसे पता लगा कि उसे एटलीस्ट मतलब कम से कम मेरी सॉइल को 14 kg नाइट्रोजन चाहिए और 14 kg फॉस्फोरिक एसिड चाहिए। मतलब हमें मिनिमम पता लगे कि एटलीस्ट उसे 14 तो चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, बट 14 तो हमें कम से कम चाहिए ही सही। इफ द टाइप 1 फर्टिलाइजर कॉस्ट 6 रुपीज पर kg एंड द टाइप 2 फर्टिलाइजर कॉस्ट 5 रुपीज पर kg, हमें दोनों की कॉस्ट भी बता दी गई है। डिटरमाइन हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज सो दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वी मीट एट द मिनिमम कॉस्ट एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। हमें बताना है कि हम इसको कितना किलोग्राम से दोनों फर्टिलाइजर्स को यूज करें ताकि उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाए और उसकी मिनिमम कॉस्ट क्या होगी वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो हम अभी तक जैसे हम क्वेश्चंस करते थे कि हमें जो भी डेटा दे रखा उस बेसिस पे हम पहले एक चार्ट प्रिपेयर करते थे, उन चार्ट से फिर हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते थे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ साथ हम सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बनाते थे, जो भी हमें दे रखे कंस्टेंट इक्वेशंस वो हम लोग फाइंड आउट करते थे, उन इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे और कॉर्नर पॉइंट्स निकालते थे। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के बाद हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो हमें दे रखा है वो हम करते थे। सेम हम अभी भी इसी प्रोसेस में भी जो हमारी इरिगेशन टाइप के प्रॉब्लम्स है इसमें भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हमें जो जो डेटा दे रखा उस अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमें दो टाइप की क्रॉप्स दे रखी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। सेकेंड हम मान लेते हैं टाइप 1 का हम x क्वांटिटी में डाल रहे हैं, मतलब क्वांटिटी हम बोल देते हैं उसको, कितना क्वांटिटी हम ले रहे हैं x क्वांटिटी एंड इसकी हम ले रहे हैं y क्वांटिटी की, इतना फर्टिलाइजर डाल रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड है नाइट्रोजन का हमें परसेंटेज गिवन है, तो इसलिए हमने लिख दिया नाइट्रोजन कंटेंट। यहाँ पे हमें फॉस्फोरिक एसिड का दे रखा है, हम लिख देंगे फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट हमें उसकी कॉस्ट दे रखी दोनों की, तो हमने एक हमारा कॉस्ट का कॉलम बना लिया। अब नाइट्रोजन का परसेंटेज दे रखा है फर्स्ट वाले में हमें कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ नाइट्रोजन 6% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, तो 10% दे रखा है। 10% मतलब 10/100 ऑफ x। क्लियर, जब भी हमें परसेंट में दे रखा है तो उसको हम परसेंट का साइन हटा के क्या लगा देंगे अपॉन में 100, तो 10% को हम क्या लिखेंगे 10/100
एक्स, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 1/10 या x/10। क्लियर। टाइप 1 के लिए जो फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है वो दे रखा है 6%, तो हमने लिख दिया उसको 6/100y। टाइप 2 के लिए जो नाइट्रोजन दे रखा है वो हमें दे रखा है 5%, दैट इज 5/100 ऑफ x विच इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 x, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं x/20। क्लियर। फॉस्फोरिक एसिड हमें टाइप 2 के दे रखा 10%, दैट इज 10/100 ऑफ y। इसको हम कट करके छोटा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम कैसे भी इसको ले सकते हैं, दोनों में हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों की हमें कॉस्ट दे रखी है, इसकी हमें कॉस्ट दे रखी है 6 रुपीज़, तो ये हो जाएगी 6x, और इसकी कॉस्ट दे रखी है 5 रुपीज़, तो ये हो जाएगी 5y, क्योंकि हमें 1 kg की दे रखी, 1 kg की कॉस्ट दे रखी उसने 6 रुपीज़, तो हमारे पास टोटल कितना kg क्वांटिटी इन kg हम बोल देते हैं यहाँ पर x kg हमारे पास फर्टिलाइजर फर्स्ट है, तो टोटल उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6x, और वैसे y की कितनी हो जाएगी 5y। टोटल कितना होगा, टोटल हो जाएगा इसका हमारा x/10 प्लस y/20, इसका टोटल हो जाएगा 6/100 ऑफ x प्लस 10/100 ऑफ y, और इसका कॉस्ट हो जाएगा 6x प्लस 5y। क्लियर। ये हमने इसका टोटल लिख लिया। मिनिमम रिक्वायरमेंट भी हमें दे रखा है कि मिनिमम उसको एटलीस्ट कितना चाहिए 14 kg चाहिए, तो यहाँ हम रिक्वायरमेंट का भी एक कॉलम बना लेते हैं। ये उसको एटलीस्ट 14 kg चाहिए, और फॉस्फोरिक एसिड भी उसे एटलीस्ट 14 kg चाहिए। क्लियर। हमें क्या करना है, हमारी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट क्या है हमारी 6x प्लस 5y, तो हमें यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, दैट इज z इज इक्वल्स टू 6x प्लस 5y। क्लियर। ये हमें मिल गया, हमें इस फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एक तो हमारा नाइट्रोजन कांस्टेंट है, वो हो जाएगा x/10 प्लस y/20 इज एटलीस्ट बोला है, इट मीन्स या तो इससे ज्यादा या फिर उसके बराबर, तो ये कितना हो जाएगा x/10 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 14। क्लियर। बिकॉज एटलीस्ट बोला है मतलब 14 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 280। ये हमारा फर्स्ट कांस्टेंट हो गया है, दैट इज कांस्टेंट टू नाइट्रोजन। कांस्टेंट टू नाइट्रोजन। क्लियर। सेकेंड कांस्टेंट 6/100x प्लस 10/100y इज लेस देन इक्वल्स टू 14 kg। सेम ही एटलीस्ट बोला है उसने, तो एटलीस्ट का मीनिंग उससे कम या फिर उससे एटलीस्ट मतलब उतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगा। ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को वापस से छोटा कर लेते हैं, दैट इज 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 700। क्लियर। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। कौन सा हो गया हमारा, कांस्टेंट टू नाइट्रोजन की जगह फॉस्फोरिक एसिड है, कांस्टेंट टू फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। अब एक हमारा फंक्शन और होगा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट वेयर x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज x और y हमने क्वांटिटी इन केजीज मानी दोनों फर्टिलाइजर्स की, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम हमेशा ये लेंगे कि x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। अब यदि ये दोनों हमारे पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कैसा क्वाड्रेंट होता है जहां पर हमारे दोनों x एंड y की वैल्यूज हो रहती है वो पॉजिटिव रहती है। क्लियर। तो अब हम हमारे ग्राफ के लिए हमारा एक हमने कार्टेशियन प्लेन बना लिया, हमारा ये x एक्सिस
ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन दैट इज 0,0। हम फर्स्ट अपनी जो पहली इक्वेशन है उसको हम लेंगे, उससे हम एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 280। x एंड y, जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 280, जब y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी 140। क्लियर? तो ये हो गई हमारी दो वैल्यूज। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ प्लॉट कर देंगे। 0,280 यहाँ पर आएगा, लाया करेगा ये 0,280 एंड 140,0। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 280। क्लियर? अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमने हमारी लाइन तो ड्रॉ कर ली, हमें इसका एक रीजन फाइंड आउट करना है जो रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट 0,0 इन इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 280। क्लियर? इसमें हमने वैल्यू पुट करी तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 280। क्या ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है? नहीं, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इस लाइन का इसका अपोजिट रीजन, इट मीन जो हमने 0,0 पुट करा है उसका अपोजिट वाला रीजन दैट इज दिस रीजन, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड रीजन। तो अब हम रिक्वायर्ड रीजन बना देते हैं। इस लाइन के लिए हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा? ये वाला रीजन। क्लियर? ये रीजन जितना भी रहेगा ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस वाई, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 700। अब इसके लिए भी हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। x एंड y, जब हमने x को 0 पुट करा तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 140। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 700/3 विच इज इक्विवेलेंट टू 233.3। ये हमारे इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। क्लियर? अब हम प्लॉट करते हैं 0,140। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका हाफ 0,140 एंड सेकेंड पॉइंट इज 700/3 दैट इज 233। तो 233 हमारा आ जाएगा यहाँ पर 233, या हम इसको लिख देते हैं 700/3, 0। क्लियर? अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं हम 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 700। क्लियर? अगेन हमें क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड रीजन के लिए हम उसकी इक्वेशन में 0,0 पुट करेंगे। सो पुट 0,0 इन 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 700। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 700। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स है। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 700। तो इस लाइन का जो हमारी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 700 जो हमारी लाइन है, इसका जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा वो भी हमारा अपोजिट रीजन रहेगा। अपोजिट इट मीन्स इस 0,0 का दूसरा पार्ट। तो हम बोल दें ये वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। क्लियर? अब दोनों लाइन के हमने रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट कर लिए। हमें क्या चाहिए? हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है? जो दोनों रिक्वायर्ड रीजन का कॉमन पार्ट जो भी रहेगा वो हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। तो फिजिबल रीजन हम लोग मार्क करते हैं। ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों में कॉमन आ रहा है?
ये जो रीजन है जिसको मैंने डार्क करा है ये हमारा फिजिबल रीजन रहेगा, इस लाइन के उस साइड वाला पार्ट। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा फिजिबल रीजन। अब ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, यहाँ पर जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है ये आपस में ज्वाइन नहीं है, इसलिए ये हमारा रीजन हो जाएगा अनबाउंडेड। क्लियर? अब हमें यहाँ से हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, तो हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक 0,280, एक यहाँ का हमें निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पता नहीं है। एक हमारा कॉर्नर पॉइंट होगा 700/3, 0। अब हमें ये वाला कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन, क्योंकि इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पर ही हमारा कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, इसलिए इन दोनों लाइन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन में हम 700 इस इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन हो जाएगी 10x प्लस 5y विच इज इक्वल टू 1400। नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, ये गया, यहाँ जाएगा 7x इज इक्वल टू 700, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। जब x की वैल्यू 100 आ गई तो y की वैल्यू आ जाएगी 80, तो हमारी x एंड y की यहाँ से वैल्यू निकल गई। तो हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, 100,80। क्लियर? अब हमारे इसके तीनों कॉर्नर पॉइंट्स निकल गए, हमें क्या निकालना है, हमारे फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स की जो वैल्यूज है, जो कोऑर्डिनेट्स आए, वो हम यहाँ पर x एंड y की जगह पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, हमारी वैल्यू जो मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो हम एक चार्ट बना लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स और हमारी z की वैल्यू जो कि है 6x प्लस 5y, ये हमारे z की वैल्यू गई। ठीक है? कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 700/3, 700/3, 0, ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 100,80, थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0,140। क्लियर? ये हमारे तीनों कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिया। अब 1 बाय 1 हम x की जगह पर इसमें 700/3 पुट करेंगे, y की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट वाले का इसका आंसर आ जाएगा 1400। जब हम 180 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 1000, एंड जब हम 0,140 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1400। क्लियर? हमें हमारे फंक्शन को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। हमने बोला हमारी कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज होगी जब भी हमें फायदा होगा। तो हमें इसमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, हमारी 1000 इज द मिनिमम वैल्यू। अच्छा, हमने कुछ जब पहले क्वेश्चंस डिस्कस करते इंट्रोडक्शन पार्ट में, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आता है तो हम उस मिनिमम वैल्यू को हमें चेक करना पड़ता है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके, कि क्या उसका और भी कोई सॉल्यूशन हो रहा है। इट मीन्स क्या 1000 से भी कम वैल्यू और आ सकती है, उसे हम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो 1000 हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद जो आया है मिनिमम वैल्यू, उसको हम हमारे z वाले फंक्शन में पुट कर चेक करेंगे। तो हम उसे चेक कैसे करेंगे, हम हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है 6x प्लस 5y, हम चेक करेंगे इज लेस देन 1000। हम इन इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अगर वो जो पॉइंट रहेगा, जो सॉल्यूशन या जो लाइन बनेगी, यदि वो मेरे फिजिबल रीजन के अंदर आ गई, इट मीन्स इसके और भी सॉल्यूशन है। इट मीन्स 1000 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। बट यदि उसकी वैल्यू इस फिजिबल रीजन के बाहर कहीं पर भी लाई करती है, इसका मतलब है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है और 1000 ही हमारी मिनिमम वैल्यू रहेगी। हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ 6x प्लस 5y इज लेस देन 1000, हमने इसकी वैल्यू निकाली। एक बार x को 0 करा, एक बार y को। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 200,
जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 166.6। क्लियर। अब हम जब इस वाले पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है 0,200 एंड सेकेंड पॉइंट है 166, यहाँ पर कहीं आएगा 166,0। क्लियर। अब हम जब इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देखिए क्या ये हमारे फिजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही है? क्या नहीं, ये लाइन हमारे फिजिबल रीजन के आउटर साइड पे, मतलब उसके बाहर लाई कर रही है, जो मैंने डॉटेड पार्ट से बनाई ये वाली लाइन। ये इस लाइन, इस कौन सी लाइन की इक्वेशन है हमारी? 6x + 5y = 1000। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये लाइन इसके बाहर लाई कर रही है, इट मीन्स 1000 इज द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम कॉस्ट। 1000 क्या हो जाएगी? हमारी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी। कब मिनिमम कॉस्ट होगी? जब अगर वो 100 ग्राम 100 केजीज नाइट्रोजन डालता है एंड कितना फॉस्फोरिक, मतलब टाइप 1 का जो फर्टिलाइजर है वो 100 केजी यूज करता है एंड 80 केजीज वो टाइप 2 का फर्टिलाइजर यूज करता है, तो उसको कम से कम मतलब मैक्सिमम उसे कितना प्रॉफिट कॉस्ट पड़ जाएगा? 1000 रुपीज उसकी मिनिमम कॉस्टिंग रहेगी। अगर दोनों का हमारा ये क्वांटिटी रहता है, ये x की वैल्यू थी हमारी, ये y की वैल्यू थी, तो x हमने किसको माना था यहाँ पर? टाइप 1 को। तो टाइप 1 में आया हमारा आंसर 100, इट मीन्स अगर टाइप 1 100 होगा और टाइप 2 हमारा था y जो क्या आया 80। अगर टाइप 1 100 एंड टाइप 2 80 रहेगा तो उसका जो मिनिमम कॉस्ट रहेगा वो रहेगा हमारा 1000 रुपीज। क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन आगे देखते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग आप देखते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में कुछ एक नया चीज हमें देखने को मिलेगी या एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। बिकॉज जो हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग में करा उसमें हमारे पास अनबाउंडेड वाला केस नहीं आया था एक भी क्वेश्चन में, लेकिन हो सकता है इरिगेशन में हमारे पास बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों के केसेस आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग में भी अनबाउंडेड रीजन बन भी सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि नहीं बना तो इट मीन्स कभी नहीं होगा, दोनों केसेस पॉसिबल है हर एक चीज में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर मेक्स 2 brands P and Q of cattle feed. Brand P costing ₹250 per bag contain 3 unit of nutrition element A and 2.5 unit of element B and 2 unit of element C. यहाँ पर क्या बताया? फार्मर को 2 टाइप के ब्रांड्स को मिक्स करना है, ब्रांड P एंड Q, 2 टाइप के ब्रांड्स है उसकी कैटल फीड में। जो ब्रांड P है वो कितने रुपए का है हमारा? 250 रुपीज का एक बैग है। क्लियर। कंटेन 3 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट A, जिसमें 3 यूनिट क्या है? न्यूट्रिशन एलिमेंट है। 2.5 यूनिट ऑफ एलिमेंट B है एंड 2 यूनिट ऑफ एलिमेंट C है। ये तीनों के हमें 3 एलिमेंट्स है, उन तीनों की क्वांटिटी हमें दे दी गई है। हाँ, ब्रांड Q कॉस्टिंग 200 पर बैग कंटेन 1.5 यूनिट ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट A, 11.25 यूनिट ऑफ एलिमेंट B एंड 3 यूनिट ऑफ एलिमेंट C। साथ में ब्रांड Q का भी उसने हमें तीनों के एलिमेंट्स की क्वांटिटी दे दी है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन A, B, C आर 18 यूनिट्स, 45 यूनिट्स एंड 24 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। तीनों के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। इट मीन्स क्या दे रखा हमें? एटलीस्ट वाली क्वांटिटी दे रखी कि एटलीस्ट एट मोस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट, सॉरी एटलीस्ट जो है मिनिमम इतना होना चाहिए तीनों का। और फाइंड द मिनिमम कॉस्ट, हमें इसकी कॉस्ट को निकालना है। ठीक है। चलिए अब जो हमें डेटा दे रखा है उस हिसाब से हम हमारा चार्ट प्रिपेयर कर लेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक तो हमें ब्रांड दे रखा है तो हम 2 ब्रांड्स के लिए हम नाम डाल देंगे, ब्रांड P एंड Q। साथ में नंबर ऑफ बैग्स हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ बैग्स, इसके X बैग्स होंगे, इसके Y बैग्स होंगे। एलिमेंट A, एलिमेंट A, एलिमेंट B एंड एलिमेंट C।
साथ ही में हमें उन्हें कॉस्ट भी दे रखी, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस्ट। तीनों एलिमेंट्स जो है वो हमारे यूनिट्स में दे रखे। क्लियर। फर्स्ट पी यूनिट में एलिमेंट ए की जो क्वांटिटी है वो 3 यूनिट, तो ये हो गया 3x। बी की क्वांटिटी 2.5x, सी की क्वांटिटी 2x। सेम ब्रांड क्यू में जो है वो है 1.5y, एलिमेंट बी की है 11.25y और इसमें की है 3y। और कॉस्ट जो दे रखी है ब्रांड पी की वो हमें दे रखी है 250x एंड ब्रांड क्यू की दे रखी है 200y। क्लियर। सो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1.5y, ये हो जाएगा 2.5x प्लस 11.25y, 2x प्लस 3y और कॉस्ट की टोटलिंग हो जाएगी 250x प्लस 200। क्लियर। ये हमारा टोटल। हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट एलिमेंट ए की है हमारे पास 18 यूनिट्स, एलिमेंट बी की है 45 यूनिट्स एंड एलिमेंट सी की है 24 यूनिट्स। ये हमारे पास तीनों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर। अब हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, मिनिमम कॉस्ट है, तो कॉस्ट हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, दैट इज z 250x प्लस 200y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसे कि हमें मिनिमाइज करना है। एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो जाएगा 3x प्लस 1.5y इज लेस देन इक्वल्स टू 18, जिसको हम अगर छोटा करें तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसको 1.5 से डिवाइड कर देते तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ये हमारा फर्स्ट कंटेंट हो गया, सब कंस्टेंट टू एलिमेंट ए। नेक्स्ट है हमारा कंस्टेंट 2.5x प्लस 11.25y इज लेस देन इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। अगेन इसको हम छोटा कर लेते, ये हो जाएगी 2x प्लस 9y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सेकंड फॉर एलिमेंट बी। क्लियर। थर्ड हमारे पास एलिमेंट सी का 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 24 यूनिट। ये है हमारा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फॉर एलिमेंट सी, where x is always positive and y is always positive because x and y हमारे पास हमारे नंबर ऑफ बैग्स जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ प्लॉट करेंगे, बिकॉज x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा कार्टेशियन प्लेन हम यहाँ बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। जब हमने x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू 12, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू 6। क्लियर। अब हम इसे प्लॉट कर देते हैं। 0,12 हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड 6,0। ठीक है। इसमें हम एक मार्किंग कर लेते हैं, या तो बेटर रहेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्लियर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और यहाँ पर और आगे बढ़ा के इसको 16 कर देते हैं। क्लियर। ये हमारी मार्किंग हो गई। 2, 2 का डिस्टेंस मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। हमें मार्क करना है 0,12।
तो ये हमारा हो जाएगा 0,12। नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 2x + y = 12। अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो इस लाइन की इस साइड या उस साइड एक नॉन पॉइंट, तो हमें नॉन पॉइंट सिर्फ 0,0 पता है। सो पुट 0,0 इन 2x + y is greater than equals to 12। सो 0 is greater than equals to 12। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो इसका जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो इस 0,0 के अपोजिट साइड वाला रीजन हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। ये रीजन पूरा जो रहेगा ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। किस लाइन के लिए होगा ये रिक्वायर्ड रीजन? 2x + y = 12। ये पूरा रीजन इसका, और पूरा बोर्ड मतलब इस साइड के इस लाइन का पूरा पार्ट जो है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन के अंदर आ जाएगा। सेकंड जो हमारी लाइन की इक्वेशन है वो है 2x + 9y = 36। इसके लिए हम बनाते हैं ब्लॉक x एंड y। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो हमारा पॉइंट है 0,4। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0,4 एंड 18,0। तो 18,0 इसके आगे कहीं आएगा, तो ये आ जाएगा 18,0। इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 9y = 36। क्लियर? अब इस लाइन का हमें रिक्वायर्ड रीजन फिर निकालना है। एक मिनट, इस लाइन को अपन वापस ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी लाइन हो जाएगी। क्लियर? ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमने यहाँ लिख दी। अब इसका रिक्वायर्ड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन 0,0 को पुट करेंगे। सो पुट 0,0 इन 2x + 9y > 36। जब हमने पुट करा तो 0 is greater than equals to 36। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब कि जो हमारा अपोजिट रीजन रहेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। मीन्स हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? और जो हमारा पहले वाला था वो भी पूरा यहाँ चल ही रहा है। ये भी हमारा उसके फर्स्ट वाले पार्ट का ही रीजन था। क्लियर? तो ये हमारी सेकेंड लाइन का रिक्वायर्ड रीजन निकला, जो मैंने इसको वर्टिकल लाइन से डिनोट करा है। ठीक है? एक और लाइन है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एक और है, दैट इज 2x + 3y = 24। क्लियर? इसके लिए भी हम हमारा टेबल बना लेते हैं। x एंड y, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 मिलेगी। जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 12 मिलेगी। तो 0,8, तो 0,8 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 0,8 एंड सेकेंड पॉइंट हमारा 12,0, तो वो यहाँ पर आ जाएगा 12,0। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है? अब इस लाइन की इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं 2x + 3y = 24। अब हमें वापस इस लाइन के लिए रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट
0,0 in 2x plus 3y is greater than equals to 24. So 0 is greater than equals to 24. क्या ये कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये इक्वेशन गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो इसका जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका अपोजिट वाला। इट मीन इसके बाहर वाला रीजन जो रहेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं वर्टिकल लाइन से। ये जो रीजन रहेगा इसका इधर वाला पूरा, ये इसका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? इस लाइन के अपोजिट वाले रीजन को पूरे को हम इसका रिक्वायर्ड रीजन बोलेंगे। सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें हमारा फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो सब में कॉमन आ रहा है, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो मैंने डार्क ब्लू से अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारा फिजिबल रीजन है। ये वैसा रीजन है जो कि हमारे पूरे रिक्वायर्ड रीजन का कॉमन पार्ट है। क्लियर? तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। जो कि अनबाउंडेड है। क्लियर? बिकॉज इसके साथ कॉर्नर पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं है। अच्छा, अब कितने कॉर्नर पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं? एक आ गया 0,12। यहाँ पर हमें पता नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर भी एक कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, हम फाइंड आउट करेंगे। और एक कॉर्नर पॉइंट हमारा आ रहा है 0,18। क्लियर? तो ये हमारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकले। अब इन दोनों बचे हुए कॉर्नर पॉइंट्स को निकालने के लिए हम पहले इस पर एक नेमिंग कर देते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ए, इस कॉर्नर पॉइंट को नाम देते हैं बी, इसको सी एंड इसको डी। क्लियर? अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जो भी लाइन ऑफ जिस भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, उन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को सॉल्व करके हम दोनों बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए